बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के बारे में कुछ रोचक बातें। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें जो इस पाठ में हम लोगों ने पहले भी देखी थी और उसको हम लोग फिर से उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो बोलती फिल्मों के प्रचलित होने से पूर्व कई दशक तक मूल फिल्मों का दौर रहा था। वह दिन 14 मार्च 1931 का दिन था जब मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन होने जा रहा था और असंख्य दर्शक इस फिल्मालय की ओर दौड़े जा रहे थे। और अजीब सा दृश्य था। दादा साहब फाल्के ने यदि बीच में फिल्म निर्माण का कार्य शुरू किया तो आलम आरा को देखने के लिए ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा था। यहाँ तक कि दर्शकों को काबू में करने के लिए पुलिस पर लाठियाँ भी चलानी पड़ जा रही थी और कोई भी आज के समय में इस फिल्म को देखने वाला कोई भी दर्शक शायद ही जीवित हो और वह बोलती हिंदी फिल्म को न तो शुद्ध हिंदी कहा जा सकता था और न ही उर्दू। यह मिली जुली हिंदुस्तानी फिल्म थी और यह इस दृश्य में मूक फिल्मों के दर्शक अपनी दृश्य शक्ति का उपयोग करके कथानक का रस ग्रहण करते थे और नेत्रों के साथ साथ श्रवण शक्ति का भी प्रयोग करके संवादों गीतों का भी रसास्वादन किया जाता था। टॉकी फिल्मों की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। फाल्के ने फिर अपनी फिल्म सेतुबंध को सवाक बनाया और वी शांताराम ने अपनी पहली फिल्म अयोध्या का राज इसे स्टेज पर उतारा। उस समय तक आरदेशिल का स्टूडियो रेल पटरी के पास ही था और शूटिंग जब स्टूडियो के पास से उसी समय होती थी जब स्टूडियो के पास से गुजरने वाली आखिरी लोकल ट्रेन भी निकल जाती थी। तो इस तरह से उस समय हिंदी फिल्मों को बनाने के लिए, वो भी बोलती हिंदी फिल्मों को बनाने के लिए बहुत सुविधा नहीं थी, जिससे कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, रात में शूटिंग करनी पड़ती थी और बाहरी शोरगुल ना हो इसका ध्यान रखना पड़ता था। तो हिंदी सिनेमा धीरे धीरे आज बहुत ज़्यादा विकसित रूप में आगे बढ़ गया है और तरह तरह की फिल्में बनाई जाने लगी हैं। तो इस तरह से हिंदी फिल्मों में पहली फिल्म आलम आरा आई, जो कि पहली फिल्म थी और इसको देखने वाले दर्शक बहुत ही अधिक संख्या में थे। तो अब हम इस प्रश्न अभ्यास को देखेंगे इस पाठ के, और इसमें सबसे पहले पाठ से शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए थे, अर्थात लिखे गए थे, और उस फिल्म में कितने चेहरे थे, और इसे लिखना है।
तो जब बोलती पहली फिल्म आलम आरा के पोस्टर छपे थे तो उसके पोस्टरों में निम्नलिखित वाक्य छापे गए कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर यह बताया जा सकता है कि इसमें 78 कलाकार हैं। तो इस तरह से इसके पोस्टर को पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं और इसमें जो वाक्य लिखे हैं वो यही थे। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात ये जो फिल्मकार थे अर्देशीर, तो इनको कहाँ से ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और कैसे उनके मन में आया कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए और इसके लिए किस विषय पर बनानी चाहिए, इसको जो है उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली ये बताना है कि इसी विषय पर फिल्म बननी चाहिए। तो पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो वोट से मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बोलती फिल्म आलम आरा के लिए फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार किया। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। पटकथा यानी कि पूरे डायलॉग जो हैं, संवाद लिखे गए और जो उसमें थे गाने, उसको इस फिल्म में भी वैसे का वैसे ही, ज्यों का त्यों मतलब वैसे का वैसे ही रखा गया। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसे चेंज नहीं किया गया। तो इस तरह से उनको प्रेरणा जो है एक फारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक से मिली और उन्होंने जो है इस पर अपनी फिल्म बनाई और उसके गानों को ज्यों का त्यों इसमें रख दिया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि विट्ठल जो कि नायक का नाम था, नायक यानी हीरो, जो फिल्म के हीरो थे, उनका चयन यानी चुनाव, सिलेक्शन, उनका चुनाव इस फिल्म के नायक के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था और विट्ठल ने फिर से इस फिल्म का नायक बनकर कार्य किया इस फिल्म में। तो ऐसा इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैसे वो फिर से आ गए इस फिल्म में हीरो बनकर, नायक बनकर? तो इस पर पाठ पढ़कर अपने विचार लिखना है कि ऐसा उन्होंने क्या किया। तो इस पर हम लोग यहाँ पे पाठ में से ही लेंगे कि आलम आरा फिल्म के लिए नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था। वे उस समय के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे। विट्ठल जो है उस समय सबसे अधिक पैसे लेते थे काम के लिए और उन्हें वेतन, पारिश्रमिक यानी वेतन, तनख्वाह और जो उनका मेहनताना था वो जो है वो सबसे अधिक था उस समय के कलाकारों में। पर विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आती थी। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो विट्ठल को उर्दू बोलने नहीं आती थी। उनकी इस कमी को देखते हुए उनके स्थान पर महबूब को नायक बना दिया गया और इससे विट्ठल नाराज़ हो गए। उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस दौर के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मुकदमा यानी जो केस कर दिया जाता है
कोर्ट में। तो इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और भारत की पहली सबाक फिल्म के नायक बन गए। तो इस तरह से उन्हें फिर फिल्मों में ले लिया गया और उन्होंने अपना किरदार, अपना अभिनय किया इस फिल्म में, नायक बनकर, हीरो बनकर। अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न देखेंगे कि पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था। अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब ये फिल्म तो बहुत चली और बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत इस फिल्म की तारीफ़ भी की गई और इसके लिए निर्माता निर्देशक अर्देशिर को सम्मानित भी किया गया, तो जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और फिर उसका जवाब में अर्देशिर ने क्या कहा। ये दोनों बातें लिखनी है कि उनको सम्मान देते समय क्या कहा गया और जब उन्हें सम्मान दिया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, उन्होंने क्या कहा है। तो पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को 1956 में सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों ने उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा, यानी कि पिता जो कि जनक है इस बोलती फिल्म को बनाने वाला। तो ये जो है उन्हीं के कारण ये संभव हो सका था। तो ये पहला होने के कारण ये पहली फिल्म जो है वो इसके पिता कहे गए अर्देशिर। और अर्देशिर ने इस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। और इस प्रसंग में लेखक की टिप्पणी यह थी कि निर्माता निर्देशक बहुत अधिक विनम्र थे। वे सबाक फिल्मों की उपलब्धि का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे और ये उचित भी था, क्योंकि कोई भी फिल्म किसी एक की मेहनत या परिश्रम से सफल नहीं होती है। उसमें काम करने वाले, सहयोग करने वाले हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। तो निर्माता निर्देशक अर्देशिर बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उनके अंदर जरा भी उनके अंदर घमंड नहीं था और वो इसलिए कहते हैं कि मुझे इसका सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो अपने देश के लिए जो कर सकता था वो किया। तो इस तरह से लेखक ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी कि वो बहुत अधिक विनम्र थे और वे सब अपनी इस सफलता का श्रेय खुद लेना नहीं चाहते थे। अब हम लोग देखेंगे कि पाठ के आगे जो शीर्षक है इसके अंतर्गत 2 प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। मूक सिनेमा मतलब जिसमें आवाज़ नहीं आती है, केवल अभिनय किया जाता है और उसमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, उसे मूक बोला जाता है, बिना संवाद के, बिना आवाज़ के। तो मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते हैं, उसमें दैनिक अभिनय की प्रधानता होती है, दैहिक अभिनय की। तो दैहिक मतलब शरीर से जो है वो अभिनय करके बताया जाता है कि वो क्या कहना चाहता है और क्या दृश्य है और कहानी क्या है, वो अभिनय करके बताया जाता है, केवल एक्टिंग से। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो इसमें ये कहा गया है कि जब सिनेमा बोलने लगे, पहले तो नहीं बोलते थे, उसमें आवाज़ नहीं आती थी, खाली एक्टिंग दिखाई देती थी, अभिनय दिखाई देता था।
लेकिन जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें आवाज़ भी आने लगी और जो संवाद वो बोलते थे वो लोगों तक सुनाई देता था। तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार पर खोजना है और इसके बारे में कल्पना का भी सहयोग लें कि कैसा होता होगा। तो यह सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, तो उसमें दैनिक अभिनय की ही प्रधानता होती थी, क्योंकि एक्टिंग के द्वारा ही बताना पड़ता था कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या वो सुन रहा है। लेकिन जब संवाद फिल्मों की शुरुआत हुई तो उनमें अनेक परिवर्तन हुए। तो इन परिवर्तनों में कुछ थे कि जैसे कहा जा सकता है कि अभिनेता जो है वो मूक सिनेमा में पहलवान शरीर वाले, करतब दिखाने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को प्रमुखता दी जाती थी। यानी कि क्योंकि उन्हें डायलॉग से, संवाद से मतलब तो रहता नहीं था, तो वो जो है ऐसे लोगों को चुनते थे जो उछल कूद कर सकें, स्टंट कर सकें और जिनका शरीर खूब मजबूत हो और वो तरह तरह के करतब दिखा सकें। लेकिन जब से सवाक सिनेमा के प्रचलन की शुरुआत हुई, सवाक, वाक का अर्थ होता है वाणी और स मतलब वाणी के साथ, यानी कि आवाज़ के साथ। तो सवाक सिनेमा इसीलिए इसे कहा गया, आवाज़ के साथ जो सिनेमा के प्रचलन की शुरुआत हुई। तो सवाक सिनेमा के प्रचलन की शुरुआत हुई तो इन्हीं कलाकारों को संवाद कला में निपुण होना आवश्यक हो गया, क्योंकि वहाँ एक्टिंग भी करनी पड़ती थी और संवाद भी बोलना पड़ता था। तो इसके लिए उन्हें जो है इस काम में निपुण होना पड़ता था, अर्थात अच्छी तरह से उन्हें बोलने भी आना चाहिए था। केवल अच्छा शरीर और अलग तरह के करतब करना, उछल कूद करना, इन सब चीज़ों से केवल काम नहीं चलता था। इसमें जो है बोलने की भी कला होनी चाहिए थी। और इसके अतिरिक्त गायन की योग्यता रखने वाले कलाकारों की कद्र काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इसमें जो अभिनय करता था वही गाना भी गाता था। तो इस तरह से जो कलाकार गाते भी थे, अभिनय भी अच्छा करते थे और जो संवाद को अच्छी तरह से बोल लेते थे, उनका जो है बहुत आदर और सम्मान बढ़ गया। अब जो है दर्शक की नज़र से देखें, अभी तो हम लोग जो है अभिनेता के नज़र से देख रहे थे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, कि पहले जो है केवल पहलवान शरीर वाले और करतब दिखाने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को जो है प्रधानता दी जाती थी और बाद में जो है वो इसके साथ साथ जो अच्छे से संवाद बोल लेता था और गाना गा लेता था उसको प्रधानता दी जाने लगी। और अब अगर हम दर्शक की नज़र से देखें तो उस समय मूक सिनेमा भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी बिना बोलने वाली फिल्म को भी लोग बहुत पसंद करते थे और उसे देखते थे और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे। लेकिन सवाक सिनेमा में लोगों की रुचि और अधिक बढ़ती गई। इन फिल्मों में दर्शकों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है लोगों में जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो उसमें लोगों की रुचि और बढ़ गई और इसमें बढ़ती भीड़ को जो है नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता था। इतने ज़्यादा लोग एक साथ देखने पहुंच जाते थे सिनेमा हॉल में और इस तरह से उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता था। और अब हम अगर तकनीकी दृष्टि से सोचें तो तकनीकी सोच से भी फिल्मों में काफ़ी परिवर्तन आया। अब गीत और संगीत का महत्व बढ़ गया, फिल्में ज़्यादा आकर्षक बनने लगी। अब शूटिंग दिन और रात दोनों में होने लगी।
सिनेमा में आवाज़ का होना अलग अलग प्रभाव छोड़ता था। हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी और वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का प्रयोग भी बढ़ गया। तो जब बोलने वाली फिल्में बनी तो उसमें हिंदी उर्दू दोनों ही तरह की भाषाओं का प्रयोग हुआ और वाद्य यंत्र भी प्रयोग होने लगे और गीत संगीत का भी प्रयोग बढ़ गया और इस तरह से तकनीकी दृष्टि से उसमें परिवर्तन आया पहले और बाद में। तो इस तरह से लोगों को गाने भी सुनाई देने लगे और जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे वो भी सुनाई देने लगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर हो गया था, बहुत ही अच्छा लगता था देखकर और लगता था कि वो कलाकार उनके सामने जो है अभिनय कर रहे हैं और उन्हें वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। तो जब फिल्म में अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं तब उन्हें डब फिल्में कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में कलाकार के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, संयोजनकर्ता का पूरी तरह निपुण न होना और डब आवाज़ तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमान गति तथा अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता के कारण ऐसा ही हो जाता है कि बोलने में और मुंह के खुलने में और जो वाक्य डब करके बोला जाता है वो वाक्य में जो आवाज़ निकलती है उसमें और मुंह के खोलने में दोनों में तालमेल नहीं रहता। जबकि बोलती फिल्मों में मुंह भी उसी तरह से खुलते हैं जैसा कि डायलॉग बोला जाता है। तो इस तरह से उसमें जो है सही तरह से तालमेल नहीं होने से दोनों में अंतर आ जाता है कि मुंह अलग समय पे खुलता है और संवाद दूसरे टाइम पर आता है। तो इस तरह से ये दो प्रश्न थे पाठ से आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों में। तो हम लोग अब देखेंगे शीर्षक अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में सबसे पहला प्रश्न है कि किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो अगर मूक सिनेमा है यानी कि उसमें कोई भी डायलॉग नहीं है, खाली अभिनय किया जा रहा है और कोई कलाकार उसमें खूब ज़ोर से हंसता है, तो वो किस तरह से ज़ोर से हंस के दिखाएगा, ये एक्टिंग करना है, इसका अनुभव करना है कि वो ज़ोर से कैसे हंसेगा। तो इसे सभी छात्र अपने से भी हंस के देख सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं कि ज़ोर से ठहाका लगाना यानी खूब तेज़ आवाज़ निकाल कर हंसना। तो इसका उत्तर नहीं लिखना है कॉपी में, इसे केवल अनुभव करना है ज़ोर से हंस के। अब है प्रश्न 2 कि मूक फिल्म देखने का उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। अब अगर मान लीजिए आपके पास पुरानी मूक फिल्म नहीं है जिसे कि देख के उसको महसूस करें, उसका अनुभव करें, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए। जब टीवी चलाते हैं तो उसका साउंड बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, एकदम कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो आपको उसका डायलॉग नहीं सुनाई देगा, टीवी में जो भी कलाकार बोल रहे हैं या जो भी बोल रहा है उसकी आवाज़ आप तक नहीं सुनाई देगी और आप देखेंगे कि संवाद और दृश्य ही फिल्म को प्रभावी बनाते हैं। कि मतलब उनके चेहरे के
भाव से और उनके बोलने के तरीके से, मुंह खोलने के तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो क्या बोल रहा है। और संवाद के बिना फिल्म की कहानी को समझ पाना कितना कठिन है, और अगर संवाद न हो तो कहानी को समझना भी कठिन हो जाता है। और वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं और एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से डायलॉग और जो दृश्य हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो तभी पूरे होते हैं कि जब दृश्य के साथ साथ संवाद भी हमें सुनाई दे, और इसी से फिल्म जो है मनोरंजक बन जाती है और हमारा ध्यान उस पर लगा रहता है और इतना अच्छा लगता है कि हमारी नज़र जो है वो केवल फिल्म पर ही रहती है। जबकि मूक फिल्में कई बार नीरस लगने लगती हैं, कई बार उनमें बहुत सी बातें स्पष्ट भी नहीं हो पाती। तो इस तरह से मूक फिल्मों को हम अनुभव कर सकते हैं। टेलीविज़न में जो फिल्म आती है उसका आवाज़ बंद करके उसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आवाज़ होने से और बिना आवाज़ के फिल्म कैसी लगती है। और अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। भाषा की बात। तो भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न है कि सवाक शब्द वाक्य के पहले स लगाने से बना है और स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं, और स शब्द का प्रयोग करके कई शब्द बनते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल और सम्मान। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करना है, और उपसर्ग पहले भी पाठ में आया था और उसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ शब्द देखेंगे। सबसे पहले स का प्रयोग करना सीखेंगे हित में। तो स और हित मिलकर बनेगा सहित, और इससे जो है हित का अर्थ होता है भलाई, और स लगा देने से सहित बनेगा जिसका अर्थ होता है हित के साथ युक्त साथ में। सहित मतलब साथ में। और स प्लस विनय, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना, और सविनय यानी कि विनयपूर्वक, अनुरोधपूर्वक। और सपरिवार, स और परिवार, परिवार शब्द का अर्थ होता है परिवार, और स शब्द लग जाएगा परिवार के साथ। स प्लस चित्र, तो चित्र का मतलब होता है तस्वीर, और जब स लगाएंगे चित्र में तो शब्द बनेगा सचित्र। उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा सचित्र, जिसका अर्थ होता है चित्र सहित, चित्र के साथ। अब है यहाँ पे सम्मान शब्द में बल, स शब्द स उपसर्ग लगाकर बल में बनेगा सबल, और केवल बल का अर्थ होता है शक्ति, ताकत, और सबल का अर्थ होता है बल के साथ यानी बल सहित। और उसके बाद है सम्मान शब्द में स उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा सम्मान, ससम्मान, और ससम्मान का अर्थ होता है सम्मान सहित। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इसका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अ, अन, नि, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ और आदि। तो पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण
नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे कि स उपसर्ग का अभी हम लोग प्रयोग देखे हैं। तो लोचन शब्द है, लोचन मतलब नेत्र होता है। इसमें अगर हम सु प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा सुलोचना, और प्रत्यय लगाएंगे, सु उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा सुलोचना, यानी अच्छे नेत्रों वाली। और फिल्म में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे कार तो बन जाएगा फिल्मकार, और कामयाब में ई लगाएंगे तो बन जाएगा कामयाबी। और इसी तरह से हम लोग और भी उदाहरण खोजकर इसे लिखना है और दिखाना है। अपने सहपाठियों को दिखाइए, लिखिए और दिखाइए। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे कि जीव, जीव शब्द है, इसमें स उपसर्ग लगाएंगे तो सजीव बन जाएगा, और भाव में अ लगाएंगे तो अभाव बन जाएगा। ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाएंगे तो विज्ञापन बन जाएगा। पुत्र में कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुपुत्र बन जाएगा, और पका में अध उपसर्ग लगाएंगे तो अधपका, यानी जो आधा पका हुआ है। और यश में सु प्रत्यय उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा सुयश। और पट में कथा उपसर्ग लगाएंगे तो पट कथा बन जाएगा। कथा उपसर्ग जो है वो प्रत्यय लगाने पे कथा में पट उपसर्ग लगेगा, पट कथा। और नम्र में वी उपसर्ग लगाने से विनम्र, और राज में ना लगाने से नाराज, और सु में यश लगाने से, यश मूल शब्द है, उसमें सु उपसर्ग लगाने से सुयश बन जाएगा। और दर्शन में प्र उपसर्ग लगाने से प्रदर्शन बन जाएगा, और शासक में प्र उपसर्ग लगाने से प्रशासक बन जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे प्रत्यय भी लगे हुए शब्द हैं पाठ में, जिसमें से है चमक शब्द में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो चमकीला, और भारत शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय, और धन शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो धनी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो पाठ में प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण देखे, और इसी के साथ ही हमारा इस पाठ का व्याख्या और प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। धन्यवाद।